नमस्कार, हरिहर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं उनिशा रौतेला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर केंद्र सरकार की बड़ी सौगात देखने को मिली है। केंद्र सरकार द्वारा धन धान्य योजना लागू की गई है। 100 जिले में जसपुर, कोरबा और बस्तर को चुना गया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। ये बड़ी जानकारी। यहाँ पर 100 जिलों में 3 जिलों को चुना गया है। 100 जिलों में जसपुर, कोरबा और बस्तर को चुना गया है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है, उनका आभार जताया है। इसी के साथ ही बड़ी जानकारी रायपुर से, जहां पर केंद्र सरकार की बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार द्वारा धन धान्य योजना लागू की गई है। 100 जिले में जसपुर, बस्तर और एक और जिले को आपको बता दें कि सौगात दी गई है। केंद्र सरकार ने धन धान्य योजना लागू की है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के अन्नदाता किसान भाई बहनों के लिए 2 महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया है। एक तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में कहा कि ये दोनों योजनाएं कृषि क्षेत्र को नई दिशा देंगी। योजना के तहत देश भर के 100 जिलों का चयन किया गया है, जहां अनाज उत्पादन बढ़ाने पर जोर रहेगा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, जसपुर और कोरबा जिलों को इसमें शामिल किया गया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा, हमारा सौभाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिले हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ हुआ है। पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की है और आपको बता दें कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का भी शुभारंभ किया गया है। 100 जिलों में अनाज उत्पादन बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ के 3 जिले इसमें शामिल किए गए हैं। विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है, उनका आभार जताते हुए कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना ये करीब 30,000 करोड़ का है और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन ये 11,000 करोड़ का है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के अन्नदाता किसान भाई बहनों के लिए 2 महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ किया है। एक तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दूसरा दलहन आत्मनिर्भरता मिशन। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने एक बयान में कहा कि मौका मिला तो सीएम बनूंगा। उनके इस बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साऊ ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है, लेकिन जब मौका था तब कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। अब जनता ने भी विधानसभा में उन्हें घर बैठा दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वर्तमान हालातों में कांग्रेस के सत्ता में लौटने की कोई भी संभावना नहीं है, इसीलिए सिंहदेव की इच्छा अधूरी ही रह जाएगी। वहीं टीएस सिंहदेव ने स्पष्ट किया है कि अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी और पार्टी का निर्णय ही अंतिम होगा। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति सियासत जो है इस वक्त गरमाई हुई है और टीएस सिंहदेव बोले कि अगर मौका मिला तो सीएम बनूंगा। अरुण साऊ ने इस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब मौका था तब कांग्रेस ने नहीं बनाया और जनता ने भी आपको घर बैठा दिया है। सर्वोच्च संवैधानिक स्थान पे जो व्यक्ति बैठे उनके संदर्भ में अगर आप अनादर व्यक्त करते हैं तो संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था का आप घोर अनादर करते अभी दुर्भाग्य से देश की राजनीति धर्म जाति की है। जैसे ये मामला आया तो सनातन की बात आ गई, जैसे ही सनातन की बात आई तो फिर अनुसूचित जाति की बात आई। देश में इतने लोग कोई ना कोई कुछ कहता है, कहा गया
इस व्यक्ति के उनकी इच्छा उन्होंने जाहिर की है। जब मौका था तब तो न कांग्रेस पार्टी ने बनाया और जनता ने विधानसभा चुनाव में घर बिठा दिया है। अब आने वाले समय में कांग्रेस की आने की कोई गुंजाइश नहीं है। मन में इच्छा होना स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, पर आज जो इस तरह से कांग्रेस के हालात है, रायपुर से लौटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है और बीजेपी हर स्थान पर धीरे धीरे कब्जा कर रही है। बघेल ने आरोप लगाया कि ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरडी, सीबीआई और चुनाव आयोग तक बीजेपी के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि अदालतों को भी प्रभावित करने की कोशिशें हो रही है। रायपुर में 164 के बयान को पेन ड्राइव से कोर्ट कंप्यूटर में डालने का मामला उजागर हुआ है। यह घटना देश के इतिहास में पहली बार हुई है। 3 अधिकारियों को इस मामले में नोटिस जारी किया गया है। भूपेश बघेल का केंद्र पर बड़ा हमला, जहां पर संस्थानों पर कब्जे का आरोप उन्होंने लगाया है, लोकतंत्र खतरे में होने का दावा किया है। रायपुर केस में भी बड़ा खुलासा हुआ है। 3 अफसरों को नोटिस जारी किया गया है। तो बहुत पूरे शबाब पे है। सारे दल अब टिकट वितरण में लगे हुए हैं। घमासान मचा हुआ है। अब टिकट वितरण के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। वहाँ की स्थिति ये है। अब ऑब्जर्वर के रूप में वहाँ गया था, तीनों ऑब्जर्वर गए थे, आरोप पत्र भी जारी किए और मैंने जो जिले में जो ऑब्जर्वर है और जिला अध्यक्ष है उनकी भी मीटिंग मैंने की। छत्तीसगढ़ के चर्चित कोल और डीएमएफ घोटाले मामले में अब नया विवाद सामने आया है। ईओडब्ल्यू अदालत में आरोपी निखिल चंद्राकर का बयान कराने की प्रक्रिया में कथित गड़बड़ी हुई है। मामले में आरोप है कि बयान अदालत के बाहर से टाइप करवाया गया, जबकि नियम के अनुसार बयान सिर्फ अदालत में टाइप होने चाहिए। बचाव पक्ष के वकील ने हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराई और शिकायत में एसीबी के आईजी अमरेश मिश्रा, एएसपी चंद्रेश ठाकुर और डीएसपी राहुल शर्मा के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता फैजल रिजवी ने सबूत के साथ छेड़छाड़ और झूठी जानकारी देने का आरोप भी अदालत में लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की फॉरेंसिक जांच कराने की मांग को भी रखा। अधिकारियों को 25 अक्टूबर तक, आपको बता दें कि अदालत में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ कोल डीएमएफ घोटाले में खुलासा हुआ है। बयान अदालत के बाद बाहर जो है इसे टाइप करवाया गया और बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट में शिकायत की है। वरिष्ठ अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अदालत में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, जिस तरह मीडिया जो है वो समाज का प्रहरी कहा जाता है, उसी तरह अधिवक्ताओं को संविधान का प्रहरी कहा जाता है। अगर संवैधानिक ढांचे में कोई प्रहार होगा तो अधिवक्ता उसकी रक्षा करने आगे आएंगे। अभी जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि संविधान में जो आर्टिकल 21 है और आम भारतीय को ये मौलिक अधिकार मिला है कि फ्री अपना फेयर ट्रायल हो, निष्पक्ष ट्रायल हो और निष्पक्ष विवेचना। बेमेतरा जिले में निर्माणाधीन राइजन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड स्पंज आयरन फैक्ट्री के लगभग 25 मजदूर पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने की समस्या से जूझ रहे हैं। ये मजदूर फैक्ट्री में ठेकेदार सुशांत महाराणा के तहत पिछले 8 से 10 महीनों से काम कर रहे थे। वेतन बकाया होने के कारण मजदूरों की आर्थिक स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हो रही है। मजदूरों ने अपनी परेशानी को लेकर जिलाध्यक्ष और प्रदेश महासचिव को लिखित आवेदन दिया है और शीघ्र भुगतान की मांग की है। मौके पर ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों ने मजदूरों को आश्वासन दिया है कि उनका बकाया वेतन जल्द ही दिलवाया जाएगा। मजदूर अब यूनियन और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद भी कर रहे हैं। बेमेतरा से खबर है, जहां पर बेमेतरा में फैक्ट्री मजदूरों का वेतन बकाया है। 25 मजदूर 3 महीने से परेशान बताए जा रहे हैं। ट्रेड यूनियन ने जल्द राहत का आश्वासन दिया है। मजदूर त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
राजन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड सरदा में 2-3 महीने हो गए हम लोग का पेमेंट नहीं मिला है। ठेकेदार बता रहा है पेमेंट नहीं दूंगा, भी घुमा रहा है बात को हर बार। हम लोग कॉल करते हैं, हमारे का कॉल अटेंड नहीं कर रहा है वो। सुशांत सिंह महाराणा, हम लोग हैं 25-30 मजदूर हैं हम लोग। ये मुझे मजदूरों के माध्यम से हमारे जिला अध्यक्ष जो हमारे भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल है, उन्हें ये सूचना मिली कि यहाँ पर जो सरदा में फैक्ट्री बन रही है उस पर 25 से 30 मजदूरों का 3 महीने का वेतन रोक दिया गया है और ठेकेदार यहाँ से गोल है। तो मुझे जैसी अध्यक्ष के माध्यम से पता चला तो मैं अभी बेमेतरा में ही था, तो मुझे पता चला, मैं तुरंत इन मजदूरों के पास आकर के ये संज्ञान लिया हूँ। मजदूरों के पास आकर के पूछने में मुझे ये बताया गया कि हमको अभी सोमवार तक का समय दिया गया है HR द्वारा, और ऐसे इन लोग 1 तारीख से ही 2 दिन का समय इनको दिया जा रहा है। लेकिन जब अगर वहाँ से इनको 2 दिन का समय मजदूरों को दे दिया गया है तो इस बीच में ऐसा उल्लंघन ना हो, तो हम इनको सोमवार तक का देखते हैं। यदि सोमवार तक का हमारे मजदूर भाइयों का अगर पैसा नहीं देता है तो भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन काउंसिल जो है मजदूरों के हित में कार्य करेगी और मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेगी।